वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओसामा बिन लादेन को किस तरीके से मारा था। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पता लगाया कि कहाँ है लादेन और वहां की जो स्पेशल फोर्स है उन्होंने अटैक किया इसके घर पे और मार दिया। इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करें, पहले हमें समझना होगा दोस्तों कि किसी भी देश की खुफिया एजेंसी, चाहे वो अमेरिका की हो या इजराइल की हो या भारत की हो, जान हथेली पर लेकर के दोस्तों ये मेहनत करती हैं दिन रात और अपने देश के दुश्मन होते हैं उनका पता लगाती हैं और उन्हें मारती हैं। ऐसी ही कहानी है ये अमेरिका की दोस्तों। इस कहानी को सुन करके आपको बड़ा ऐसा फील होगा कि यार कैसे ये पता लगा लेती है खुफिया एजेंसी। क्योंकि दोस्तों, जो ओसामा बिन लादेन था, ना तो वो मोबाइल इस्तेमाल करता था, ना वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था, ना वो टीवी इस्तेमाल करता था, ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो इस्तेमाल करता और कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, कभी नहीं निकलता। कितना भी उसको ज़रूरी काम हो, घर से बाहर वो नहीं निकलता। अगर उसे कोई बात अपनी यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, तो वो संदेश वाहक का इस्तेमाल करता था, यानी कि मैसेंजर का इस्तेमाल। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका में एक अटैक किया था 9/11 2001 में। एक अटैक हुआ था जिसमें आप लोगों को मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पूरे अमेरिका को बर्बाद करने की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या फिर दोस्तों बहुत सारी चीजें, यानी विमानों को, जो यात्री विमान थे उनको मिसाइल बना दिया था एक तरीके। और कुछ ही समय में, लगभग आधे-आधे घंटे, 15-15 मिनट के गैप में उसने 4 धमाके किए थे जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। अमेरिका बड़ी परेशान हो गई इससे और इसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन 2001 से ही चलना स्टार्ट कर दिया। जब पहली बार अटैक किया था अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन ने, इसके तुरंत बाद ही एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। 2001 से ये पीछे लगे हुए थे, लेकिन इसको जगह-जगह, जगह-जगह ढूँढ रहे थे, लेकिन इसका कोई पता नहीं था लादेन का। दोस्तों, इसे पकड़ने के लिए जो क्योंकि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा समय बिताया करता था ये, तो अफ़गानिस्तान के बहुत सारे बंकरों को ढूँढा, देखा उसे चारों तरफ कहाँ है, और सैकड़ों बंकरों को अमेरिका की फ़ोर्स के द्वारा उड़ाया गया, लेकिन कोई भी कामयाबी हासिल नहीं। 2001 से लेकर के 2007 तक, लगभग 6 साल तक इसको दिन-रात अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ ढूँढती रहीं, लेकिन इसका कोई पता नहीं कहाँ, कोई पता नहीं। फिर अचानक से एक दिन पता लगता है कि एक जेल थी क्यूबा में, 2007 में क्यूबा के पास एक जेल है, जिसे अमेरिका चलाया करता है। अमेरिका की है लेकिन क्यूबा में है। इसमें बहुत सारे आतंकवादी हैं, जो कैदी हैं, आतंकवादी, और मोस्ट वांटेड लोग यहाँ पर रहते हैं। मोस्ट वांटेड जो कैदी हैं वो रहते हैं। तो कोई भी देश की खुफिया एजेंसी है, चाहे वो अमेरिका अमेरिका की है या हमारे देश की है या कहीं की, ये क्या करते हैं कि हर जगह अपने जासूस छोड़ देते हैं। जैसे कोई जासूस कैदी बना के छोड़ दिया, तो कैदियों से पूछा ये क्या करना, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। पुलिस के डिपार्टमेंट में ही कुछ जासूस डाल दिए, देखो ये पुलिस वाले कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जासूसों को अलग-अलग जगह, अलग-अलग फील्ड में काम करने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ भी कुछ अमेरिका के जासूस इस जेल में बंद थे और वो दिन-रात अपनी रिसर्च करते रहते थे कि कौन क्या सोचता है देश के बारे में, अपनी जानकारी निकालते रहते। तो इस जेल में ही कुछ जो वहाँ के खुफिया लोग या जासूस उस जेल में रहते थे, उनको पता लगा कि 2 मैसेंजर ऐसे हैं लादेन के जो बड़े खास हैं एक तरीके से। आतंकवादियों से पता लगा कि ये बाहर नहीं निकलता, जहाँ भी रहता है, अपने घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसके जासूसों के बारे में ज़रूर पता है हमें। ये पता लग गया इनको, अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी थी, उनको पता लग गया कि इसके 2 जासूस हैं, जो इसका पूरा काम करते हैं। अब सीक्रेट एजेंसी जो अमेरिका की थी, उसने डायरेक्ट लादेन की रिसर्च करना छोड़ दिया। बोला अब इन जासूसों को पकड़ो, या सॉरी इन मैसेंजरों को पकड़ो। तो ये मैसेंजर हैं, जो संदेशवाहक हैं, इनको पकड़ो सबसे। तभी पता लगेगा कि भैया आजकल कहाँ हैं। तो ये जो है वो उन लोगों को ढूँढना शुरू करते हैं जिन 2 लोगों के बारे में उस जेल से पता लगा था। अब ये काफ़ी महीनों तक कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं। इस बीच ये बहुत सारे बंकरों में फिर छापेमारी चालू रखते हैं।
साल 6 महीने इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो 2 लोग फिर नहीं मिल पाते। लेकिन ये दिन-रात बंकर जो जहाँ भी पता लगता कि आतंकवादी लादेन के यहाँ होने के चांस है, वहीं पर ये पूरा अटैक कर देते, लेकिन कोई कामयाबी हासिल 2 साल बीत जाते हैं, 2009। 2009 में खुफिया एजेंसी पीछे लगी हुई थी, तो उनको एक खुफिया एजेंसी के किसी व्यक्ति को पता लगता है कि जो दोनों व्यक्ति जो संदेशवाहक हैं, वो पाकिस्तान में हैं। लादेन नहीं, जो 2 संदेशवाहक थे, उनके बारे में पता लगता है कि दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं ये। सीधा जो है प्रस्थान करते हैं पाकिस्तान के लिए, सीक्रेट एजेंसी के जो भी एजेंट थे, पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। अब इन दोनों का पता लगा लेते हैं जो संदेशवाहक थे और इन दोनों संदेशवाहकों का लगातार पीछा करते थे, लेकिन कोई कामयाब लंबे समय तक पीछा करते, कोई कामयाबी हासिल नहीं। क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो था, वो कोई 1 या 2 अपने वो नहीं रखता था, मैसेंजर थे या संदेशवाहक थे। उसके संदेशवाहकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हर काम के लिए अलग संदेशवाहक। कोई भी काम करना है, अलग व्यक्ति। और उसने डायरेक्ट कहा हुआ था अपने संदेशवाहकों से कि कोई भी संदेशवाहक मेरे से नहीं मिलेगा, कितना भी ज़रूरी काम हो। जब तक अपनी तरफ से मैं अपना संदेशवाहक न भेजूँ, तब तक कोई भी मेरे तक कोई मैसेज नहीं पहुँचा, कितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज क्यों ना। ये डायरेक्ट उसका कहना था। चलो अमेरिका की एजेंसी पीछे लगी रहती है, कोई फ़ायदा, कोई सफलता नहीं। अब इसके बाद एक दिन बहुत लंबे समय तक जब उसका पीछा करते रहे, तो एक दिन अचानक से कामयाबी हासिल होती, कामयाबी मिलती। कामयाबी कैसे मिलती है? कि इस्लामाबाद से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर ये दोनों गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। गाड़ी में, कार में बैठे हुए जा रहे थे। दोनों कौन? खुफिया नहीं, सॉरी, दोनों के दोनों जो संदेशवाहक थे, वो जा रहे थे। अब इनके पीछे-पीछे जो सीआईए के सीक्रेट एजेंट थे, वो भी इनका पीछा कर ये दोनों के दोनों एबटाबाद एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पहुँच करके अब ये कभी इस घर में जाते, कभी उस घर में जाते, सीक्रेट एजेंट जो है पीछे लगे हुए थे। कभी इस घर में जाते, कभी उस घर में जाते, कभी उस घर में जाते। मतलब कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए हमें किसी घर में जाना है, अपने घर जाना है, तो हम दुनिया भर के घरों में क्यों कूदते? सीधा अपने घर जाएँगे। लेकिन ये संदेशवाहक जो है लोगों को कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है, इसलिए बेवकूफ बनाने के लिए डायरेक्ट नहीं जाते थे, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। सीक्रेट एजेंट बोले, "यार ये क्यों इतना भागते-फिरते घूम रहे हैं?" लेकिन उन्होंने पीछा करना खत्म नहीं किया। अब ये दोनों एक दूसरे घर में चले जाते हैं, जो दोनों संदेशवाहक थे, वो एक घर में घुस जाते हैं। घर बड़ा नॉर्मल सा, बेसिक सा, छोटा-सा घर। चले जाते हैं और बहुत लंबे समय के बाद उससे निकलते हैं, चले जाते हैं। सीक्रेट एजेंट जो है वो अपने तरीके से वहाँ घर में जाते हैं, कुछ सफलता हासिल पता नहीं क्या दोनों एजेंट दोनों के दोनों संदेशवाहक यहाँ आए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो कोई कामयाबी उनको नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो इस खुफिया विभाग में होते हैं, वो बड़े टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। मतलब हर जगह उन्हें शक करने की कोशिश तो ये क्या कहते हैं कि भई एबटाबाद तक आए हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ आस-पास रिसर्च करके देखते हैं थोड़े एरिया, क्या सीन है? लोग-बाग कैसे हैं, कैसा एरिया है? तो वहाँ पर जब रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो पता लगता है कि एबटाबाद जो है, वो जितने भी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। बड़े-बड़े लोग, सभी करोड़पति लोग वहाँ पे रहते हैं। मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोग वहाँ रहते हैं। अब ये वहाँ पे घूमना शुरू करते हैं, सुबह-शाम अपना चक्कर लगाते हैं, देखते हैं एबटाबाद में देखते हैं क्या सिस्टम तो इन्हें एक बहुत बड़ा आलीशान एक घर दिखाई देता है, जिसके आस-पास कोई घर नहीं था। ये देख पा रहे होंगे आप पीछे फोटो में एक में। ये घर दिखाई देता है। अच्छा ये घर जो था, वो उन्हें अजीब क्यों लगता है? सीक्रेट एजेंसी जो थी, उनको अजीब क्यों लगता है? वो अजीब इसलिए लगता है कि इसकी जो दीवारें थी वो लगभग 20 फीट ऊँची थी, 18-20 फीट ऊँची। मतलब सोचिए यार कोई भी घर ऐसा जिसकी दीवारें ही 18-18, 20-20 फीट ऊँची हों, कोई भी ये सोचेगा यार इतनी ऊँची दीवारें क्यों करेगा? जबकि बड़ा सेफ एरिया था ये अहमदाबाद, बड़ा सिंपल, कोई आतंकवादी हमला नहीं होता था। बड़ा अच्छा जगह, फिर भी यार ऐसा क्यों? और दीवार के ऊपर तार लगे हुए हैं, जो तार होते हैं ना, जो काँटे वाले तार होते हैं बहुत खतरनाक वाले और उनमें बिजली जा रही थी, करंट दौड़ रहा था। ऐसा क्यों कर रखा है इस घर वाले
ये लोग जो है उस घर को थोड़ा-सा और छानबीन करना शुरू कर, पता लगता है कि जो दीवारें हैं, वो 4-4 5-5 फीट चौड़ी हैं। मतलब इतना चौड़ी-चौड़ी दीवारें और ज़्यादा इतनी चौड़ी-चौड़ी दीवारें हैं। क्यों? 9 इंची की दीवार है, 4 इंची की दीवार है। चलो मेन है तो 9 इंची की चल जाएगी दीवार, लेकिन यार 5-5 6-6 फीट चौड़ी दीवारें, क्यों? तो ऐसी दीवारें वो लोग बनाते हैं जिनको बम वगैरह से बचने के लिए या आतंकवादियों से बचने के लिए घर बनाना हो, बुलेट प्रूफ जिसे कह सकते हैं, इस तरीके का घर। तो उन्हें हल्का-सा शक हुआ, तो उन्होंने क्या किया उस घर को थोड़ा देखना शुरू कर दिया। अब इस घर के बिल्कुल बराबर में थोड़ी दूरी पर एक घर वो किराए पर लेते हैं, रेट एजेंसी के एजेंट थे। किराए पर लेते हैं और उस घर पे देखना दिन-रात कोशिश करते हैं कि अब इस घर से ही कुछ मिल सकता है, वैसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। कोशिश करते हैं इस घर में। अब शक उनका इस तरीके से और बढ़ता है कि जब वो दिन-रात कोशिश करते हैं लेकिन उस घर से कोई बाहर नहीं निकलता, ना उस घर में कोई अंदर जाता है। बोला यार ये लोग रहते तो हैं, रात को लाइट जलती थी बाकायदा, लेकिन फिर वो कोशिश करते हैं कि चलो ये देखते हैं कि इस एरिया में कितने मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस घर। वो अपना जितनी भी उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनसे वो चेक करते हैं कि मोबाइल कौन इस्तेमाल करता है, कौन-सा मोबाइल इस्तेमाल करता है, क्या बातें होती हैं, तो ये कोशिश करते हैं देखने की। लेकिन कोई कामयाबी नहीं क्योंकि कोई फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। सोचा कि देखते हैं कोई टीवी वगैरह तो इस्तेमाल करते होंगे, हम भी टीवी वाले बन के जाएँगे और बात करेंगे इनसे, तो वहाँ पता लगा कि कोई टीवी इस्तेमाल नहीं करता, कोई इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्थाएँ नहीं है। फिर यार इतना बड़ा घर करोड़ों रुपए का पता लगा 2005 में ये घर बनाया गया था, 5-7 करोड़ रुपए इस घर को बनाने में लगे। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, क्यों? क्या कारण है? तो हल्का-सा उनको और ज़्यादा शक होने लगा। तो अब क्या करें? अब एक तरीका हालाँकि पता लग गया था सभी को क्योंकि इन्होंने अपने ड्रोन कैमराज़ ऊपर लगाए और कैमरा से ऊपर से रिकॉर्डिंग करते थे, तो पता लगता था कि यहाँ पे 7, 8, 9 लोग रहते हैं और आदमियों की संख्या 2 है, 2-3 और एक बड़ा लंबा-सा व्यक्ति है जो घूमता है पार्क में और केवल शाम के समय घूमने के लिए आता है, बाकी के पूरा दिन वो अंदर रहता है, बाहर नहीं आता। अब उन्होंने उस जो ऊपर से वो फ़ोटो आई थी, उस फ़ोटो के माध्यम से उस व्यक्ति की लंबाई का मेज़रमेंट करते हैं, देखते हैं कि भई इसकी लंबाई कितनी है। पता लगता है कि जितनी लादेन की लंबाई है एप्रॉक्स उस फ़ोटो वाले व्यक्ति की भी लंबाई इतनी है। तो सीआईए को तो पता लग गया था कि भई हो ना हो, ये लादेन है। इस घर में लादेन रहता है 100%। लेकिन क्योंकि अटैक भी नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, पाकिस्तान का मामला था, गड़बड़ हो जाएगी अगर नहीं हुआ। तो अब ये और जाँच अपना शुरू कर देते हैं। बोला देखो और भी कोशिश। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक दिन जाते हैं कि भई एक काम करते हैं हम ब्लड की जाँच करेंगे। घर में जाएँगे और ब्लड की जाँच करेंगे, देखेंगे कि कौन-कौन रहते हैं। हम मतलब जैसे गवर्नमेंट टाइप के सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, ऐसे जाते हैं अंदर। तो अंदर जाकर के फिर भी कोई हासिल नहीं होता, कोई उन्हें मिलता नहीं है। बोला यार क्या सीन है, समझ से बाहर है। तो ये आगे प्रोग्राम चलता रहता है, इसी तरीके से निगरानी चौबीसों घंटे चलती रहती है। अब और चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बोला यार कभी इस घर में लोग रहते हैं तो कचरा तो फेंकते ही हो बाहर, कचरा तो इधर-उधर करते ही हो। हम एक काम करते हैं, कचरे वाले बन के जाते हैं, कोशिश करते हैं। वो कचरे वाले बन के जाते हैं तो उस घर से कचरा बाहर आता ही नहीं। अब वो उस चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं तो पता लगता है कि जो कचरा है, ये लोग बाहर फेंकते ही नहीं, अपने जला देते हैं उसको। ऐसा यार और अजीब लगा ऐसा। सब लोग तो कचरा बाहर फेंकते हैं, ये क्यों? अब वहाँ पे रात को जब ये गौर से सुनते तो बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी, छोटे-छोटे बच्चों के रोने की। अब दिन में देखते थे तो कोई रोता नहीं, बच्चा घूमता नहीं, कोई रोता नहीं। तो उन्होंने सोचा यार हो सकता है कि ये कुछ नशा-वशा करवा देते हों, अफ़ीम-वफ़ीम खिला देते हों। रात में उसे पता लगा कि अगर लादेन यहाँ रहता है तो अपनी फैमिली के साथ रहता है, अकेला तो नहीं रहता। क्योंकि 7-8 लोग रहते हैं, महिलाएँ भी हैं और बच्चों के कपड़े भी बाहर सूखते हैं। उन्होंने कई दिन देखा कि बच्चों के कपड़े बाहर सूखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हम शीशा है, उस शीशे के माध्यम से हम लोग देखना शुरू करते हैं, जो घर में शीशे लगे हुए हैं। तो यहाँ आप लोगों को ना खिड़कियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो इन खिड़कियों के माध्यम से सीआईए के जो एजेंट थे, वो लोग कोशिश करते हैं कि अंदर झाँकने की। लेकिन इन खिड़कियों के ऊपर बड़े मोटे-मोटे पर्दे डले हुए थे। कोई ख़ास नहीं पता लग पाता कि क्या सीन है। लेकिन सीआईए को तो 100% पता लग गया था कि यहाँ पे हो ना हो, यहाँ पर रहता लादेन है। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये
अपनी मीटिंग को बैठाते हैं और कोशिश करते हैं कि भैया एक काम करो, यहाँ लादेन रहता है, ये तो कन्फर्म है। इतना बड़ा घर और कोई नहीं रहेगा और ऐसी चीज़ें हैं ना, वो कोई आतंकवादी ही है, अच्छा आदमी तो रहता नहीं। एक काम करो, पाकिस्तान से परमिशन लेते हैं। लेकिन इनके एक व्यक्ति ने कहा, "भई सुनो, ऐसा तो नहीं कहीं ये पाकिस्तान की परमिशन से ही रहता हो यहाँ पे?" बोला, "यार पाकिस्तान थोड़ी ना परमिशन देगा। पाकिस्तान कैसे परमिशन दे किसी भी आतंकवादी को इस तरीके से? पाकिस्तान से परमिशन लो।" लेकिन ये जो खुफिया एजेंट थे, इन्होंने कहा, "भई हम कोई आज से पीछे नहीं लग रहे, 2001 से पीछे लग रहे हैं। 2009 का समय आ गया।" हालाँकि 2011 में मरा था ये। 2009, 10, 11 बीत गया। मतलब बहुत लंबा समय हो गया और अब रिस्क नहीं ले सकते पाकिस्तान को बता के। अब तो अपना जो करना है करो फटाफट। अब ये बात अमेरिका तक पहुँच अमेरिका में उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे ओबामा, बराक ओबामा। बराक ओबामा को ये बात पता चलती है, ऐसे-ऐसे बात है तो बराक ओबामा कहता है कि भैया कोई रिस्क नहीं। जाओ सीधा अटैक करो, ठोको, देखेंगे बाद में क्या हो। तो अब यहाँ से एक सील 6 करके कमांडोज़ की टीम होती है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ गोरखा कमांडो है या पैरा कमांडो है, उसी तरीके से वहाँ पे सील 6 कमांडो, बड़े बेस्ट कमांडो माने जाते हैं ये, बहुत स्पेशल फोर्स है ये, ठीक है? तो उन सील कमांडोज़ को चुना जाता है। इसमें 24 कमांडोज़ को चुना और स्पेशल चॉपर भी चुने जाते हैं। ब्लैक हॉक करके उनका नाम था, चॉपर थे, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर को चुना चुना जाता है। इसमें 3 हेलीकॉप्टर चुने जाते हैं और 24 कमांडोज़ चुने जाते हैं। बोला अटैक करना है, लेकिन अटैक जो करना है ना वो पहले हमें अपने एयरपोर्ट जो अफ़गानिस्तान में हमने एयरपोर्ट बना रखा है, बरगाम एयरबेस वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से अपना जो भी करना है वहाँ से तैयारी करके जब पाकिस्तान पहुँचो, ठीक है? अब सीधा ये अपना बरगाम एयरबेस पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर के 3 चॉपर और 24 कमांडोज़ वहाँ से निकलते हैं। अब ये पहुँच जाते हैं इस हवेली के ऊपर। रात का समय था और ये चॉपर इतने खतरनाक थे कि बहुत नीचे उड़ते थे, रडार में नहीं आते थे। आवाज़ नहीं करते थे बिल्कुल, कोई लाइट-वाइट इनके अंदर नहीं थी। मतलब अगर हमारे छत के ऊपर उड़ रहा है तो हमें कोई पता नहीं लगेगा कि चॉपर उड़ रहा है। अगर हमारा रूम बंद है तो। और क्योंकि ये तो बिल्कुल ही मतलब बंद था इस तरीके से, तो इसको पता नहीं लगा कि बाहर क्या हो रहा है। ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है आर्मी का और आर्मी के सभी कमांडोज़ जो हैं वो इसकी छत पे उतर जाते हैं। इस तरी ऊपर से है देखो ये, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आर्मी के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक? ये आर्मी के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर से ब्लैक हॉक जो थे वो उतरते हैं लेकिन एक जो ब्लैक हॉक था, वो जो है क्रैश हो जाता है। ऑटोमैटिक उसके इंजन में कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है। क्रैश नहीं होता मतलब वो हल्का-सा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से रुक जाता है, फिर आगे-पीछे चलता नहीं है, वो उड़ने लायक नहीं रहता। तो ये क्या करते हैं सभी लोग छत पे उतरते हैं। उतरने के बाद जो इनका चॉपर था या हेलीकॉप्टर था उसको उड़ा देते हैं बम से। विस्फोट करते हैं उसमें बहुत खतरनाक वाला, 2-3 बम छोड़ते हैं बोला इसका बिल्कुल सत्यानाश हो जाए, कुछ बचे नहीं इसमें। वो ऐसा करते हैं इसलिए कि कहीं जब हम इस ऑपरेशन को करके वापस जाएँ तो पता ना लगे कि ये थे कौन? कहाँ का ये हेलीकॉप्टर है? या इस हेलीकॉप्टर के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक थी, बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, ना रडार में आते थे। एक जब ये विस्फोट इसमें इसका क्रैश होता है तो कोई हानि नहीं होती, जन जन की हानि नहीं होती, कोई मरता नहीं इसमें। कोई आर्मी का जवान भी शहीद नहीं होता इसमें। लेकिन जैसे ही क्रैश करते हैं इसको लेकिन आवाज़ बहुत तगड़ी होती है जब बम से इसको क्रैश करते हैं और इसमें धुआँ निकलता है बहुत तेज़ी से। रात का मामला था तो लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो आना, क्या हुआ वहाँ पे देख के आ लेकिन उतने ही समय में दूसरा चॉपर आता है और दूसरे चॉपर से भी कुछ जो कमांडोज़ थे वो उतरते हैं और उतरने के बाद सभी कमांडोज़ अपने अ, एक्शन में आ जाते हैं। एक चॉपर लगातार ऊपर उड़ रहा था, वो देख रहा था कि कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो फिर इन सभी कमांडोज़ को लेकर के तेज़ निकल जाएँगे। एक लगातार ऊपर उड़ रहा था, एक नीचे उतर चुका था और एक क्रैश हो चुका था। ये तीनों के तीनों इस तरीके से काम कर रहे थे। अब ये सभी लोग छत पे उतरते हैं और अपना एक्शन में आ जाते हैं और एक-एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं जितने भी लोग बिल्डिंग को भी उड़ा देते हैं एक तरीके से बहुत ग्रेनेड वगैरह छोड़कर। अब यहाँ इनके सामने आता है एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो कि लादेन था। लादेन को 2 गोली मारते हैं केवल। अब जब 2 गोली इसको लादेन को मारी गई, तो एक गोली उसके
सर पे लगती है और एक चेस्ट पे लगती है, सीने पे। जो चे जो जो चेहरे वाली या सर वाली गोली थी वो एक परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके एक तरफ का पूरा एरिया खत्म। दूसरी गोली चेस्ट में लगती है तो चेस्ट बाहर, मतलब 2 गोली में उसका काम तमाम हो गया। अब वो ज़रूरी चीज़ें वहाँ से उठाते हैं, जो भी वहाँ से जो भी उन्हें चीज़ें मिलती हैं उनको उठाते हैं और बाकी सभी लोगों को वहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन लादेन को उठा करके अपने चॉपर में डालते हैं और लेकर के सीधे बरगाम एयरबेस में चले, बरगाम, अफ़गानिस्तान। तो वहाँ जाकर के फिर पूरा उसका ब्लड की जाँच करते हैं, सारी चीज़ें। अब होता क्या है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन किया था, बरगाम से आना, पूरा का पूरा ऑपरेशन करना, वापस बरगाम तक पहुँचना, इस पूरे के पूरे समय जो लगा था 40 मिनट का समय। सोच सकते हो आप 40 मिनट के समय में बरगाम से एबटाबाद, एबटाबाद से फिर बरगाम वापस पहुँचते थे 40 मिनट में। पूरा का पूरा ये अब ये अपना पहुँचते हैं और इसकी जो डेड बॉडी थी, 1 और 2 मई की बात है, 1-2 मई 2011 1 या 1 और 2 रात का समय था, 1-2 मई का, 2011 मई। अब ये इसकी डेड बॉडी के सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर के पूरा कंफर्म करते हैं कि लादेन है। पता हो लग जाता है कि लादेन था। इसके बाद ये इसे ताबूत में रख के समुद्र में डाल देते हैं। हालाँकि इसको पहले तो ये सोचा था कि इनको दफना देंगे इसको, इस्लाम धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार। लेकिन बाद में सोचा कि यार जितने भी आतंकवादी होंगे, देंगे, ये चादर चढ़ाएँगे तो इससे अच्छा है समुद्र में दफना देते रीति-रिवाज के साथ। लेकिन ये किसी को नहीं पता इसको दफनाया कहाँ गया। तो ये थी पूरी कहानी लादेन की। लादेन के घर की भी हालत जो है बड़ी बाद में बेकार कर दी जाती है। पहले आप लोग देखो इस तरीके दूसरी ओर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसकी हालत बड़ी खराब है, ठीक है? लोग बाद में देखने के लिए आए थे अगले दिन, ठीक? और दोस्तों ये पूरी कहानी थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही कहानियाँ लगातार आप लोगों को मैं सुनाता रहूँगा दोस्तों। ये हमारा रीज़निंग स्पेशल का बैच कंप्लीट आपके एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन गुरु पे आ चुका है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इच्छुक हैं स्पेशल बैच लेने के, आज के लिए हमने एक डिस्काउंट आप लोगों के लिए रखा है, जो कि पूरा का पूरा ₹200 का डिस्काउंट। ₹700 में से 200 माइनस करोगे, केवल ₹499 फीस। केवल और केवल लिमिटेड समय के लिए। फिर आप कहेंगे कल या परसों में जाकर के कूपन कोड काम नहीं कर रहा तो नहीं करेगा। वो कूपन कोड है SPL200। ये कूपन कोड है, ऑफर चल रहा है तो आप इसका भी लुफ्त उठाएँ। और आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। टेक केयर। बाय-बाय।